हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में जो है खाली इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। जब भी आप इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी वर्ड दिया हुआ है उसका सटीक हिंदी मालूम होना चाहिए। जो जो कहा जा रहा है बस आप उसको मेंशन करते जाइए, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपका इक्वेशन तैयार होगा तो इक्वेशन सॉल्व करना हम जानते ही हैं, उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कहा जा रहा है यदि आप किसी नंबर से 1/2 को माइनस करें। जैसे मान लीजिए, इसे डायरेक्ट समझते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो फ्रॉम अ नंबर की बात की जा रही है, लेकिन नंबर बताया नहीं गया है कि नंबर कौन है। मान लेते हैं यहीं पे कि नंबर x है, यानी कि x में से हमें 1/2 को घटाना है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम के बाद जो रहता है उसी में 1/2 माइनस होगा। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आया उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, क्योंकि नंबर हमें पता ही नहीं है तो नंबर को x मान लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि नंबर x है और उससे आप 1 - 2 को घटा दे, तो इसका मतलब ये है कि x - 1/2 की बात की जा रही है। ये तो एक लाइन का हिंदी हो गया पूरा का पूरा, वो एक लाइन का इतना तैयार हो गया। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यानी ये सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 2x - 2 आएगा। x की वैल्यू है नहीं, तो इसी को सॉल्व करने पर ना रिजल्ट आएगा। इसके रिजल्ट से आप फिर 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें। तो एक काम करते हैं, इसमें ब्रैकेट ले लेते हैं और कहा जा रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और इसको जो है 1/2 आगे में लिख देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम चाहें इसको सॉल्व करना तो x की वैल्यू है नहीं, तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2x - 2/2 आएगा। तो यही रहने देते हैं और मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ये यहाँ तक पूरा हो गया। फिर कहता है यू गेट 8/8। जब आप इतना कुछ कर देंगे तो यू गेट 8/8 का मतलब है कि आपको मिल जाएगा रिजल्ट 1/8। तो अब आपको नंबर फाइंड करना है। तो कौन सा नंबर फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसमें से कि आपने 1/2 को घटाया है, यानी जो नंबर नहीं दिया गया है, जिसको हमने वेरिएबल माना है, वो नंबर निकालना है। तो क्या ये इस तरह से हमारे पास ये पूरा इक्वेशन तैयार हो के नहीं आ गया है? तो ये इक्वेशन तैयार है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं और इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिवाइड होके। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया हमारा 1/8। ये कुछ इस तरह से पूरा का पूरा बन के आ गया। तो अब यहाँ पे करें क्या, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करते हैं। जैसे ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला पार्ट LHS का है, ये वाला पार्ट RHS का है। तो अगर यहाँ कुछ डिवीज़न में रहता है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उधर जा कर के डिवीज़न हो जाता है। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस 1/2 को हम इस साइड RHS साइड लेके आ जाए, तो क्या हो जाएगा। देखिए ये है 2x - 1/2, और ये हमारे पास 1/8 है ही, और ये 1/2 है, यानी ये डिवीज़न में है। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। तो क्या ये कट नहीं जाएगा, ये देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी हमारे पास ये हो गया 2x - 1/2, और ये हो गया 1/4। क्या अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ इसको ऊपर सॉल्व कर लें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 2x - 1,
और ये कितना है 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8x और 4 की मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 8x बराबर 2, ये माइनस है RHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8x बराबर 4 + 2 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे इधर आएगा RHS में तो डिवीज़न में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/8 यानी हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 यानी हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा उसका आंसर हमारा 3/4 हो जाएगा। तो यही वो हमारा नंबर 3/4 था जिसमें कि जब आप 1/2 को माइनस करेंगे और जैसे कि आप चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए आप क्या कीजिए, यही हमारा नंबर था, इस नंबर को x के जगह पर रख दीजिए और उसको फिर 1/2 से आप माइनस कर दीजिए, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1/8 आएगा। जैसे हम आपको एक करके भी दिखा देते हैं, जैसे देखिए ये x के जगह पे 3/4 आया, इसको पहले 1/2 से माइनस कीजिए तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही तो हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 1/4। 1/4 इसका रिजल्ट आया। फिर क्या कहा जा रहा था, इसमें से 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट 1/8 आया। तो देखिए क्या रिजल्ट हमारा 1/8 नहीं आ गया, 1 4 2 जा 8। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कितना आसान था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। मीटर में यूनिट दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये हमारा रेक्टेंगल है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसका जो ये लेंथ है, इसका लेंथ का मेज़रमेंट प्लस इस लेंथ का मेज़रमेंट प्लस इस लेंथ का मेज़रमेंट प्लस इस लेंथ का मेज़रमेंट, ये हमारा पेरीमीटर कहलाता है। अगर बात करें एरिया की तो रेक्टेंगल के भीतर जितना स्पेस है उसको एरिया कहते हैं, लेकिन पेरीमीटर क्या है, इस वाले लेंथ का मेज़रमेंट प्लस इस ब्रेथ का मेज़रमेंट प्लस इस लेंथ का प्लस इस लेंथ का, चारों का जो मेज़रमेंट होगा उसे पेरीमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, यानी समझिए ये एक स्विमिंग पूल है और ये रेक्टेंगल के आकार में है। इसका ओवरऑल पेरीमीटर हमको 154 मीटर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का जो बड़ा वाला साइड होता है उसको हम लोग लेंथ मानते हैं, ये लेंथ है। छोटे वाले साइड को ब्रेथ मानते हैं। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड बराबर होता है। तो ये वाला हमारा इसके बराबर होगा और ये वाला हमारा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। पेरीमीटर की बात की जा रही है। तो पेरीमीटर इसका क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर बराबर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ दीजिए और दोगुना कर दीजिए। क्यों दोगुना कर दीजिए, क्योंकि अपोजिट साइड तो बराबर ही है, दोगुना ही होगा। जैसे पेरीमीटर क्या हो गया, इसका मेजरमेंट तो ये L प्लस ये L 2L और ये 2B, तो 2 कॉमन ले लिया जाता है तो L प्लस B बचता है, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लेंथ जो है 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस इस ब्रेथ से। यानी कि मान लीजिए ब्रेथ हमारा x है, तो कहा क्या जा रहा है, लेंथ जो है 2 मीटर ब्रेथ से दोगुना है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर ब्रेथ को x मानेंगे, ट्वाइस इस ब्रेथ, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, यानी ब्रेथ को जो है हमको x नहीं मानना है, यानी यहाँ पे लेंथ की बात की जा रही है। तो मान लीजिए लेंथ हमारा, लेट द लेंथ बी x मान लेते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए लेंथ को L मान लेते हैं, तो लेंथ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको वर्ड से पकड़िए। लेंथ इज का मतलब है
कि लेंथ के बराबर क्या कहा जा रहा है, इसका लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, यानी ब्रेथ के 2 गुना है, तो ब्रेथ के 2 गुना कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। 2 गुना मतलब ट्वाइस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लेते हैं ब्रेथ b है, ट्वाइस इस ब्रेथ यानी कि 2b है, उससे भी 2 मीटर ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर ज़्यादा हो जाएगा। यही कहा जा रहा है, आपको वर्ड को पढ़ के समझना पड़ेगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है और किसको हमको x मानना है। लेंथ अब हमारा नहीं लेंथ हो गया, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, यानी ब्रेथ का 2 गुना से भी 2 मीटर ज़्यादा है। यानी अगर 2 गुना ब्रेथ है, जितना ब्रेथ है ब्रेथ 2 गुना है और उससे भी 2 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ अब हमारा देखिए बन नहीं गया, ये पूरा नहीं इक्वेशन बन गया कि लेंथ जो है 2 मीटर, ब्रेथ के 2 गुने के भी 2 मीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। हमारा लेंथ ये है, पेरीमीटर हमारा ये है, तो इस फॉर्मूला पे अब आप इसको बैठा दीजिए। पेरीमीटर है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन लेंथ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ कितना है हमारा 2 ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुने के 2 मीटर ज़्यादा है, तो ये 2 मीटर ज़्यादा है तो 2 लिख देंगे, यानी ये तो हमारा पूरा लेंथ हो गया। अब एक ब्रेथ तो हमारा यहाँ पे बचा, ये वाला ब्रेथ, तो अब पेरीमीटर चूँकि हमको दिया हुआ है, यानी ये पेरीमीटर अगर फॉर्मूला है तो ओवरऑल पेरीमीटर भी तो 154 मीटर दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन के नहीं आ गया, लेंथ 2 मीटर ट्वाइस द ब्रेथ है और एक ब्रेथ यहाँ पे मौजूद ही है और ये सब मिला के 154 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2b प्लस b, ये 3b हो जाएगा, 3b प्लस 2 हो जाएगा और ये बराबर 154 हो जाएगा। ये देखिए इससे मल्टीप्लाई में है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन लेंदी से बचने के लिए ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2 और ये हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 40, 2 7 जा 40, यानी हमारे पास इधर सॉल्व करते हैं, हमारे पास 3b प्लस 2 बराबर हो गया 77, इतना ही आएगा। अब देखिए, अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, अब 3b बराबर कितना हो गया, 75 हो जाएगा, 75 76 77 76 77, तो b बराबर कितना हो जाएगा 75/3। अब 7 5 12 3 के टेबल में आएगा, कितने बार में आएगा तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25 बार में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25, यानी हमारे पास ब्रेथ कितना हो गया 25, यानी कि यह जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास उसका ब्रेथ हमको निकालना था, लेंथ और ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारे पास कितना हो गया है, ब्रेथ हमारे पास 25 मीटर हो गया, तो जब ब्रेथ निकल गया तो क्या लेंथ नहीं निकल जाएगा, लेंथ कितना है, लेंथ ब्रेथ के 2 गुना है और 2 मीटर उससे भी ज़्यादा है, तो एल को सॉल्व कीजिए, तो एल बराबर हमारे पास है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 2, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 25 है और प्लस 2 मीटर ज़्यादा ही है, तो 25 इंटू 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 50 प्लस 2, यानी लेंथ हमारे पास कितना हो गया, लेंथ हो गया 52 मीटर, यानी इसका लेंथ 52 मीटर है, इसका ब्रेथ 25 मीटर है, यानी यह जो लेंथ है वो 52 मीटर है और यह जो ब्रेथ है वो 25 मीटर है। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप जो है इसका हिंदी एकदम सटीक समझे, तब आपको पता चल पाएगा कि हमको किसको वेरिएबल मानना है, किसको वेरिएबल नहीं मानना है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। हम जानते हैं कि ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, फिर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके 2 साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ पे
आइसोसेलेस की ही बात की जा रही है, तो दो साइड बराबर है, यानी यह साइड जो है इस साइड के बराबर है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। कहा क्या जा रहा है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस मतलब आधार, तो बेस इस वाले पार्ट को कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस कितना दिया हुआ है, 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4/3 सेंटीमीटर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। फिर कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट, पेरीमीटर क्या होगा, इस साइड प्लस इस साइड प्लस इस साइड, तीनों का जो मेजरमेंट होगा वो ओवरऑल हमारे पास दिया हुआ है पेरीमीटर 4/2/15, यही दिया हुआ है 4/2/15 सेंटीमीटर। तो इसको ये क्या है, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम जो है फ्रैक्शन में कर लेते हैं, चाहे ये प्रॉपर आए चाहे ये इम्प्रॉपर आए। तो 54 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 5 6, 54 जा 60 हो जाएगा, 4 2 1 जा 4 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 5 6, 54 जा 16, 60 में 2 जोड़ दीजिए तो ये 62/15 सेंटीमीटर हो गया। यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारे पास जो है 62/15 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इतना करने के बाद कि आप जो है इसके जो बचे हुए इधर, यानी इसके जो बचे हुए इक्वल साइड हुए, ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, उसका लेंथ बताइए। देखिए पेरीमीटर का मतलब ही है कि ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट, तो एक साइड दिया हुआ है, बाकी के 2 साइड आपस में बराबर है, तो कहा जा रहा है कि आखिर ये जो बचे हुए इक्वल साइड बचे, तो इक्वल साइड यही दोनों तो बचा, इसका लेंथ कितना है, यानी इसका मेजरमेंट कितना है। तो मान लेते हैं कि दोनों साइड तो बराबर ही है, इसका जितना लेंथ होगा इसका भी उतना ही लेंथ होगा। तो मान लेते हैं कि इसके जो बचे हुए साइड है, तो हम मान लेते हैं, पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग, यानी जो कि बच गए इक्वल साइड्स, बेस तो दिया हुआ ही है, रिमेनिंग इक्वल साइड्स बी एक्स, ये जो बचा हुआ साइड है वो हमारा एक्स है। तो पेरीमीटर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो पेरीमीटर से ही काम करेंगे, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ दीजिए, तभी तो पेरीमीटर निकलेगा। और ये हो जाएगा 4/3, ये पेरीमीटर ओवरऑल कितना दिया हुआ है, 62/15 दिया हुआ है। यही हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इन तीनों का मेजरमेंट यानी कि पेरीमीटर। तो x प्लस एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15 यहाँ पे हो जाएगा। अब इक्वेशन हम जानते हैं कि अब x का काम, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 4/3 का काम इसके साथ करना पड़ेगा। तो ये प्लस में है, RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। तो अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा लेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे ताकि हमको जगह मिल जाए। तो 3 और 15 का एलसीएम लेते हैं, जो कि 15 ही आने वाला है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 इसका एलसीएम आएगा। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15 15 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 62 से मल्टीप्लाई 1 होगा तो 62 ही आएगा। फिर है 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब 62 में से 20 घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42/15। यानी कि हमने बस इस पार्ट को सॉल्व किया है, ये पार्ट तो हमारा पूरा का पूरा बचा हुआ ही है, तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को 2x बराबर 42/15 आया, तो इधर सॉल्व करते हैं, 2x बराबर 42/15। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, RHS में आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42/15,
और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो इसको काटिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, यानी x की वैल्यू हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि इसके जो बचे हुए साइड हैं उसका लेंथ कितना है, 7/5 है, ये बराबर है, तो इसका भी 7/5 सेंटीमीटर है। यानी इसका आंसर हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। देखिए इक्वल साइड जो है वो तो बराबर ही है, तो एक का जितना वैल्यू आएगा दूसरे का भी उतना ही वैल्यू आएगा। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या कीजिए, आप 4/3 को आप 4/3 प्लस 7/5 प्लस 7/5 कीजिए, तीनों को जोड़िए, आपका आंसर 62/15 आएगा। यानी इसका लेंथ का मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट, तीनों के पेरीमीटर को जोड़ने पर आपके पास 62/15 आंसर आ जाएगा। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95। यानी हमारे पास 2 नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर हो सकता है, वो नंबर हमको मालूम ही नहीं है, और उन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो 95 आता है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, कोई एक नंबर मान लीजिए हमारे पास 2 है और हम आपसे कहेंगे कि आपके पास नंबर 2 है और दूसरा नंबर जो है उससे 15 ज़्यादा है, यानी 15 उसमें प्लस हो जाएगा, तभी तो 15 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर्स वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो 2 नंबर को मिला के 95 हुआ है। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो छोटा वाला नंबर है, देखिए एक नंबर छोटा होगा दूसरा नंबर बड़ा होगा, यानी कोई एक नंबर आपके पास दिया हुआ है और दूसरा नंबर उससे 15 ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि स्मॉलर नंबर हमारा x है, यही हो सकता है। जैसे मान लीजिए 95 कैसे होगा, 50 50 100 होता है, तो अगर हम 50 और 45 करेंगे तो ये 95 हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक 45 है एक 50 है, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर जब 95 हो जाता है तो क्या इन दोनों में एक छोटा नंबर नहीं है, एक बड़ा नंबर नहीं है? जब भी ऐसा होगा तो एक छोटा नंबर तो आएगा ही और दूसरा बड़ा नंबर तो आएगा ही। जैसे यहाँ पे 45 छोटा है, वही कहा जा रहा है कि एक नंबर दोनों का जोड़ 95 है और एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है। तो 15 ज़्यादा कब होगा, तो जो दूसरा नंबर होगा, जो अदर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 15 ज़्यादा है, तो इससे ही तो 15 ज़्यादा होगा, इसी में 15 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 15। तो यहाँ पे हमको दोनों नंबर मिल गया, यानी छोटा वाला नंबर x है और एक नंबर दूसरे से 15, दूसरा नंबर इससे 15 ज़्यादा है, तो इससे 15 ज़्यादा है, यानी इसमें से 15 जोड़ देंगे। तो अब ये दोनों नंबर मिल गया और दोनों का सम हमारे पास दिया हुआ है 95। तो x प्लस 15 यही कहा जा रहा है। दोनों को जोड़िए, सबको जोड़ने पर आता है 95। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर निकालना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और ये हो जाएगा 95, इतना ही होगा। ये हो जाएगा 2x बराबर, ये RHS में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 15। जैसे ही ये RHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, अर्थात कि साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2x, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 9 में से 1 जाएगा तो 80। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में चला जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 4 जा 8 0, यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया 40, यानी x बराबर हमारे पास 40 आ गया। यानी ये छोटा वाला नंबर आ गया, तो बड़ा वाला नंबर हमारा कितना है, दूसरा नंबर जो है पहले से 15 ज़्यादा है। यही कहा जा रहा था कि जो दूसरा वाला नंबर है वो पहले से 15 ज़्यादा है, यानी छोटा वाला x है तो दूसरा वाला x प्लस 15 है, तभी तो छोटा वाला x है, तभी तो बड़ा वाला x प्लस
15 है। तो x की वैल्यू कितनी आई 40, 40 में 15 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 1 5, 40 10 50, 50 5 55, यानी कि हमारा जो छोटा वाला नंबर है 40 और जो बड़ा वाला नंबर है वो 55। तो देखिए क्या अब ये 95 दोनों जोड़ के नहीं पूरा, 5 5 4 9, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा छोटा नंबर 40 और बड़ा नंबर 55। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, आप इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 80 व्हाट आर द नंबर्स। देखिए डिफर बाय 80 का मतलब है कि उन दोनों में 18 का अंतर है, और जब भी अंतर की बात करते हैं तो माइनस हो जाता है, यानी 18 से उनमें अंतर है, 18 का उनमें अंतर है। यानी दो नंबर अगर 5:3 के रेशियो में, यानी नंबर पता नहीं है, तो हम नंबर को जो है लेट द नंबर बी x मान लेते हैं, क्योंकि नंबर मालूम ही नहीं है। तो ये है 5x और 3x, और कहा जा रहा है कि इन दोनों में 18 का अंतर है। 18 का अंतर मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि 5x माइनस 3x बराबर 18 है। इसका मतलब है कि इन दोनों में 18 का अंतर है, यानी 5x माइनस 3x ये डिफर कर रहे हैं 18 से, तो यानी 5x माइनस 3x बराबर 18। तो पूछा जा रहा है कि आखिर ये नंबर है क्या। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, यही हमारा इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 18, तो x बराबर 18 बार 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। x की वैल्यू 9 भले ही आ गई, लेकिन नंबर नहीं पता है। तो देखिए 5 के जगह 5x है पहला नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 9, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। दूसरा है 3x नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कीजिए, 3 9 जा 27। अब दोनों को घटा के देखिए कि दोनों में 18 का अंतर है कि नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा था। तो 45 माइनस 27 कीजिए, 15 में से 7 जाएगा, 13 14 15 6 1 7 3 2 5 6 7 8, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 18। देखिए सही आंसर आया है हमारा, दोनों में 18 का ही अंतर है। यही कहा जा रहा था, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि दो नंबर रेशियो में है 18 से डिफर कर रहे हैं, यानी कि 5x माइनस 3x बराबर 18, देखिए एक नंबर 45 है, दूसरा नंबर 27 है, यही हमारा आंसर है। दोनों में 18 का अंतर है, यानी हमारा इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, यानी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को जब जोड़ते हैं तो तीनों जोड़ के 51 पुर जाता है। व्हाट आर दिस इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे 1 2 3 4, निगेटिव नंबर भी आएंगे -1 2 3 4, और फिर 0 भी आएगा। तो ये होता है इंटीजर। अब अगर आप कंसेक्यूटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 है, दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 है, तीसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर 3 है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास तो इंटीजर्स है नहीं, कौन इंटीजर्स कितना कौन जुड़ के 51 पुर रहा है ये तो नहीं पता। ऐसे करके तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो हमको इसको इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंटीजर है नहीं। ये देखिए 1 कैसे आया है, ये 1 है, फिर ये 2 कैसे आया, 1 में ही हमने 1 जोड़ दिया तब जाके 2 आया है। 3 कैसे आया, इसी 1 में फिर हमने 2 जोड़ दिया तब ये 3 आया। इस पैटर्न को समझिए, यहाँ पे 1 है, 2 कैसे हुआ, इस 1 में हमने फिर 1 जोड़ दिया। 3 कैसे हुआ, इसी 1 में हमने फिर 2 जोड़ दिया। और फिर अगर हमको 4 लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे,
इसी 1 में हम 3 जोड़ देंगे। तो ये पैटर्न ऐसे करके चलता रहेगा, फिर 1 + 4 1 + 5 ऐसे करके चलते रहेंगे। तो ये 3 ये 4 हो गया। तो इंटीजर्स हमको मालूम है नहीं, तो मान लीजिए एक इंटीजर x है, ठीक। तो दूसरा इंटीजर तो पता नहीं है, दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, इस पैटर्न को मानिए तो ये x + 1 नहीं हो जाएगा। और फिर तीसरा इंटीजर क्या होगा, क्या ये x + 2 नहीं हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इंटीजर्स जब भी हम कंसेक्यूटिव लेते हैं तो x + 1 x + 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 है ये, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो x में 1 जोड़ेंगे, फिर क्या होता है 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो x + 2 जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चूँकि पता नहीं है तो हम मान लेते हैं b कौन कौन से हो जाएंगे, यही तीनों हो जाएंगे। तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं x + 1 x + 2। अब इसमें हमें कहा क्या जा रहा है कि ये तीनों जब आपस में जुट जाते हैं तो 51 हो जाता है। तो कर देते हैं x + 1 फिर प्लस x + 2, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 51 आएगा। अब तीनों को सॉल्व कर दीजिए, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो x + x + x 3x हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा और बराबर 51 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, 51 - 3 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 48 49 51 48 हो जाएगा। 48 49 51 जैसे कि मान लीजिए 48 में 3 जोड़ेंगे तो 8 9 10 9 10 11 1 और ये 51 हो जाएगा। तो ये हुआ 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा 48/3 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 को 48 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो ये 16 बार में यहाँ पे कट जाएगा। तो यहीं पे हमको नहीं रुक जाना है, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, यानी एक ही इंटीजर का वैल्यू आया है। तो देखिए ये है 16। अब x + 1 हमारा दूसरा इंटीजर है, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 1, तो ये कितना हुआ 17। फिर तीसरा क्या है x + 2, तो x की वैल्यू है 16 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 17 18। तो हमारे पास तीनों इंटीजर कौन कौन है लगातार जिसको जोड़ने पर ये 51 हो रहे हैं। तो ये है 16, फिर है 17, ये 18। देखिए कोई गैप नहीं है, एक के बाद एक है। आप तीनों को जोड़िए, आपका जो आंसर है टोटल मिलके जो है आपका ये 51 पुर जाएगा। 16 + 17 + 18 कीजिए, आपका आंसर 51 पुर जाएगा। तो इस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। आप इस पूरे क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट आंसर का ले लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में तब आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब वही है लगातार। फाइंड द मल्टीपल्स, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम को छोड़ दीजिए, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 को ध्यान दीजिए। देखिए 8 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 8 का टेबल पढ़ दीजिए। जैसे आपको स्मॉलर नंबर से शुरू करते हैं, आपको कहा जाए कि आप 2 के 5 मल्टीपल लिखिए, मतलब क्या है कि 2 का टेबल पढ़ दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये सारे 2 के पहले 5 मल्टीपल्स हो गए। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको 8 का मल्टीपल कहा जाए तो एक बेसिक बात को याद रखिए। जैसे हमारे पास 8 का टेबल है, तो 8 का टेबल क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 3 कहा जा रहा है तो 3 ही एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो ये 8 का मल्टीपल है, तो ये 8 है। फिर 16 आया कैसे, 8 में ही 8 जोड़ दिए हैं तभी तो 16 आया है। ऐसा ही कुछ हुआ है, 8 में ही 8 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 8 में 24 कहाँ से आया है, तो हम क्या किए हैं
8 में हम 8 में हम क्या किए हैं, 3 बार लिखे हैं, 3 बार लिखेंगे तो 8 + 8 + 8, यानी ये 8 8 हो गया, ये 8 + 8 हो गया, तब 16 हो गया, और ये 8 + 16 हो गया, तब तो जाकर ये 24 पूरा है। यानी 8 का टेबल में अगर हम पढ़ते हैं तो अगर हमको 8 के टेबल में दूसरे बार में क्या आएगा तो 2 बार 8 जोड़ेंगे, तीसरे बार में क्या आएगा तो 3 बार 8 जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से 8 + 8 हो गया 16, 8 + 16 कितना हो गया, 8 8 16, तो 8 से 14 2 1, हाँ 1 1 2 हो गया। तो इस तरह से 8 का मल्टीपल हम बनाते हैं, ये 8 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं है, कहा जा रहा है कि 8 के 3 लगातार ऐसे मल्टीपल हैं, जब वो जुट जाएंगे तो 8 8 8 हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास तो मल्टीपल है नहीं 8 का, तो मान लेते हैं कि 8 का एक मल्टीपल हमारे पास x है, ठीक है, 8 को x मान लेते हैं। तो दूसरा मल्टीपल हमारा ये वाला x है, ये वाला x हो जाएगा। दूसरा मल्टीपल क्या हमारा x + 8 नहीं हो जाएगा। अगर 8 का मल्टीपल पहला x है, दूसरा मल्टीपल तो 8 + 8 हो जाएगा, तो x + 8 हो जाएगा। तो क्या तीसरा मल्टीपल हमारे पास x + 16 नहीं हो जाएगा। यही तो तरीका है निकालने का हमारे पास मल्टीपल, कि 8 के बारे में 2 बार में क्या आएगा तो उसमें उस 8 में एक और 8 जोड़ देते हैं, तीसरे बार में क्या आएगा तो 3 8 जोड़ देते हैं। तो अब मल्टीपल को अगर x मानेंगे तो बाकी को x + 8 x + 16 मान लेंगे। तो यही तरीका है मल्टीपल निकालने का। जब आप डायरेक्ट कहीं देखें कि x + 8 x + 16 कहाँ से हुआ, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा हुआ है। तो हम लिखेंगे लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले हम मान लेंगे, ये लिखना ज़रूरी होता है, मल्टीपल्स ऑफ 8 b कौन कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, x + 8 x + 16। अब ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे है कि जब आप तीनों को जोड़ देंगे तो 8 8 8 आता है। तो जोड़ के देखते हैं, x + 8 और ये कितना हो जाएगा x + 16, तो ये हो रहा है 8 8 8। तो क्या अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के नहीं आ गया है, तो बिल्कुल एक इक्वेशन बन के ये आ गया है। सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे ट्रिपल x हमारे पास दिया हुआ है, तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 16 और 8 दिया हुआ है, तो 8 6 14 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 16 होता है, और ये 2 हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ पे हो गया 8 8 8। अब ये देखिए, ये रहा LHS का साइड, ये रहा RHS का साइड। तो LHS वाला जब RHS में जाएगा तो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस का 24 उधर माइनस का 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 8, और ये हो जाएगा -24। यही कुछ बनने वाला है। तो ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा 8। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 864/3। तो क्या ये 3 के टेबल से आएगा, तो देखिए 6 4 10 10 7 18, 18 3 के टेबल से आएगा, तो ये भी 3 के टेबल से आएगा। कितने बार में आएगा ये देखते हैं, 3 8 6 4, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 2 6, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो ये कटा, ये बचा 2, ये हुआ 24, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 24 24 कैंसिल, यानी ये कितने बार में होगा, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 288, यानी हमारे पास x की वैल्यू 288 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब आ गई हमारे पास यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबको जो है पुट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 288 आ गया, तो x हमारे पास हो गया 288, फिर हमारे पास है x + 8, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 + 8, तो ये हो जाएगा 8 8 16, हाथ में आया 1,
तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। फिर ये हो जाएगा x प्लस 16, तो x की वैल्यू है 288, 288 प्लस 288 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 16, तो ये हो जाएगा 8 6 14, 8 1 9 1 10 और ये हो जाएगा 304। यानी कि जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर 288 आएगा, दूसरा आंसर 296 आ जाएगा और तीसरा आंसर 304 हो जाएगा। यानी हमारे यही 8 के मल्टीपल्स थे, यही हमारे मल्टीपल्स थे, यही हमारे मल्टीपल्स थे, यही हमारे मल्टीपल्स हैं, जो कि तीनों को जोड़ने पर 888 पुराएंगे। यही हमारे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। तो यही इस क्वेश्चन में जो है समझना है कि आप x की वैल्यू कैसे मानते हैं, ये मल्टीपल्स कैसे आता है। यदि आप ये समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्वेशन आराम से बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 288, 296 और 304। आगे का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी 3 लगातार इंटीजर्स। इंटीजर्स हम जान ही चुके हैं, कंसेक्यूटिव जान ही चुके हैं। आर सच दैट, यानी ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कुछ इस प्रकार से हैं कि व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर जब लिया जाता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है और तीसरे इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो और जब तीनों को जोड़ा जाता है तो हमारे पास 74 आ जाता है। तो इस नंबर को खोजिए। तो इंटीजर्स हम पहले सीख ही चुके हैं कि हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे लेंगे। तो देखिए, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे हो जाएंगे, ये हम पीछे ही सीख चुके हैं। एक अगर x होगा तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 था तो ये 2 कैसे हो रहा था, x प्लस 1 हो रहा था। और फिर x प्लस 3 कैसे हो रहा था, तो x प्लस 2 हो रहा था। तो x प्लस 1, x प्लस 2, ये हमारे 3 इंटीजर्स हो गए। अब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा तो यही होगा, उसके बाद ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए, तो वो भी ले लिए हैं। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले वाले को 2 मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे वाले को 3 और तीसरे वाले को 4 मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगा। दे एड अप टू 74, यानी जब मल्टीप्लाई के बाद तीनों को जोड़ा जाता है तो 74 बना देते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, यही कहा जा रहा है। तो अब आप इस नंबर को फाइंड कीजिए। तो इसमें क्या मुश्किल है, ये सारा इक्वेशन बन के ही आ गया। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2x और मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 3, यानी 3 की मल्टीप्ली, यहाँ ब्रैकेट का मतलब है कि 3 की मल्टीप्लिकेशन पहले x के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ। यहाँ पे भी वही है, 4 की मल्टीप्लिकेशन पहले x के साथ, फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, और बराबर 74। अब यहाँ पे जो है x वाले को सॉल्व कर दीजिए। 3 2 5, 5 4 9, 9x हो गया, 4 3 7 8 9 और 8 9 10 11 बराबर 74 हो गया। तो ये हो गया 9x बराबर 74 माइनस 11 हो जाएगा, ये प्लस का है, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी ये हो जाएगा 63, 4 और 7, ठीक है, 3 1 4 6 1 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 63 बाय 9 हो जाएगा। तो कितने बार में डिवाइड होगा, तो 9 से देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, पहला इंटीजर हमारा x है जिसका वैल्यू 7 आया, दूसरा इंटीजर हमारा x प्लस 1 है
तो x 7 + 1 हो गया और ये हो गया 8। तीसरा इंटीजर x + 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 9। यानी हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन है, ये है 7, 8 और 9। हमारा आंसर ये हो जाएगा कि हमारे तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर 7, 8 और 9 है। अब आप चाहें तो क्रॉस करके देख सकते हैं। जब आप इनको 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर और सबको जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आंसर जो है 74 ही आ जाएगा। तो अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एजेज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। यानी राहुल और हरुण का जो एज है वो एक रेशियो में दिया हुआ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, 5:7 में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं 5:7 को ही कि मान लेते हैं कि लेट द एजेस ऑफ राहुल का पहले वाला एज है, पहला वाला राहुल का होगा, देखिए बी 5x, राहुल के एज को 5x मान लेते हैं एंड द एजेज नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर जो है एज हो जाएगा क्योंकि हम एक का ही लिख रहे हैं। एंड लेट द एज ऑफ हरुण HAROON वो कितना हो जाएगा, वो 7x हो जाएगा। रेशियो में है, मालूम नहीं है तो x मान लिए। 4 years लेटर यानी 4 साल के बाद। तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति है जिसका उम्र की 5 साल है, तो जब आपको पूछा जाएगा कि 4 साल के बाद इसका कितना एज होगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 4 साल के बाद ये 9 साल का हो जाएगा। अभी ये 5 साल का है तो 4 साल आफ्टर कितने साल का होगा, 9 साल का होगा। आपने कैसे बताया, तो आपने क्या किया होगा, आपने 5 में से 4 जोड़ दिया होगा, तभी तो 5, 4, 9 हो गया। तो 4 साल बाद कहने का मतलब यहाँ पे है कि 4 साल उसमें जुट रहा है। 4 years लेटर, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 4 years लेटर, यानी दोनों की बात की जा रही है। तो 4 years लेटर क्या हो जाएगा, ये 4 साल बड़ा हो जाएगा, जितना है अभी से 4 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो राहुल का एज 5x + 4 हो जाएगा, हरुण का 7x + 4 हो जाएगा। ये हो गई एक बात। फिर आगे कहा जा रहा है सम ऑफ देयर एजेज विल बी 56 ईयर, यानी 4 साल के बाद जो है, यानी 4 नहीं 4 ही साल के बाद जो है दोनों के एज को अगर जोड़ते हैं, सम ऑफ देयर एज करते हैं तो 56 साल हो जाएगा। यानी इन दोनों का सम कहा जा रहा है। तो देखिए 4 साल के बाद क्या हो रहा है कि दोनों के एज का सम 56 पूरा रहा है। तो 5x + 4 फिर 7x + 4, दोनों का, ये दोनों का एज है 4 साल के बाद, तो दोनों का एज अब हो रहा है 56 साल। तो आपको उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखिए परसेंटेज इसका क्या है, रेशियो में है, पता ही नहीं है, तो अगर ये निकल जाएगा x तो परसेंटेज भी निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो जाएगा 12x और 4, 4 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 56 - 8। तो 56 - 8 करेंगे तो 13, 14, 15, 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। 6, 2, 8, तो 4, 5, 6, 7, 8 बचेगा। ये हो गया 8 और ये हो गया 4, यानी 48 बचेगा। 48 और 6 अगर करेंगे तो 8, 6, 14, 4, 1, 5, नहीं सॉरी 48, 8 करेंगे तो 8, 8, 16, 4, 1, 5, 56, यानी हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही आया है, 48 ही होगा। तो ये 12x बराबर हमारा 48 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 48/12, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 36, 12 4 जा 48 होगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हमको पूछा क्या जा रहा है कि परसेंटेज निकालिए। तो देखिए परसेंटेज यही है, द एजेज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो, और परसेंटेज उसका 5x है, तो x की वैल्यू आ गई। तो देखिए राहुल का जब हमने 5x माना है तो ये तो 5 है ही,
x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी उसका प्रेजेंट एज कितना है 20 साल है। और हारून का एज जो है 7x है, तो ये कितना, एक सेकेंड देखिए ये हो गया। अब इसको भी इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये है कितना 7x, तो ये हो जाएगा 7 × 4, तो 7 4 जा कितना होता है 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 ईयर्स, यानी कि राहुल की एज वर्तमान में 20 साल है और उसका एज 28 साल है। तो अब आप दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, ये जो है यही हमारा आंसर है, यानी वर्तमान में एक की आयु 20 वर्ष है और दूसरे की आयु जो है वो 28 वर्ष है। तो इस तरह से जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5, यानी बॉयज़ और गर्ल्स की अगर रेशियो की बात करें क्लास में तो वो 7:5 है। तो मान लीजिए बॉयज़ 7x में है और गर्ल्स 5x में है। नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, पहले नंबर ऑफ बॉयज़ लिखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ पहले है तो इसका रेशियो ये 7 वाला होगा क्योंकि ये पहले है, और एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स वाला पीछे दिया हुआ है तो इसका रेशियो हो जाएगा 7, इसका रेशियो हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितना है 7x है, यही दिया हुआ है। इज यानी इक्वल टू 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जितना नंबर ऑफ गर्ल्स है उससे 8 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 5x है और उससे 8 ज़्यादा है। यही कहा जा रहा था कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है इज़ यानी इक्वल टू 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो नंबर गर्ल्स 5x है और ये 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा है का मतलब क्या हो गया, 8 जुट जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो आखिर क्लास स्ट्रेंथ कितना है, यानी उस क्लास में लड़का कितना है और लड़की कितनी है। तो यही हमारा इक्वेशन बन के आ गया। ये हो जाएगा 7x - 5x और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 2 7, ये हो जाएगा 2x = 8 और ये हो जाएगा x = 8/2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो x बराबर हो गया 4। लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करें 7x है तो x की वैल्यू 4 आई है, तो 7 × 4 तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी लड़के उस क्लास में 28 है। फिर है 5x यानी लड़कियाँ, तो 5x की वैल्यू है 4, तो ये 5 4 जा 20, यानी टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे। लड़के और लड़की कितने हैं 28 + 20, तो ये हो जाएगा 8 2 2 4, यानी 28 विद्यार्थी उस क्लास में है। 48 लड़के लड़कियां वहाँ पे जो है मौजूद है। तो यहाँ पे लड़के हो गए 28, लड़कियां हो गई 20 और यहाँ पे टोटल क्लास स्ट्रेंथ यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल 48 स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद है। 2 2 4 1 8 48। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन भी जो है हमारा सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा ये एज प्रॉब्लम है और थोड़ा इसमें जो है 2 बार क्वेश्चन आएगा। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी देखिए 3 की बात हो रही है। एक लड़का है बाईचुंग, फिर उसके पिताजी की बात हो रही है, फिर उसके दादाजी की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बाईचुंग के जो पिताजी है वो अपने पापा से, यानी वो उनके जो पिताजी हैं उनसे 26 साल छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं। तो किसका एज यहाँ पे x मानेंगे तो सबका एज निकल जाएगा। तो बाईचुंग का एज अगर x मान ले तो सबका एज x निकल जाएगा।
तो हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ बाईचुंग, यानी बाईचुंग का ही एज जो है x मान लेते हैं क्योंकि पता किसी का नहीं है, x ईयर्स मान लेते हैं कि बाईचुंग की जो उम्र है x साल है। फिर आगे सुनिए, सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल द 3 135 ईयर, यानी अगर सबका सम जोड़ दें, यानी बाईचुंग का एज ले लें, बाईचुंग के पापा का ले लें, बाईचुंग के दादाजी का ले लें, तो सम मिलाकर 135 ईयर हो जाता है। तो आपको उनमें से ईच ऑफ देम का एज निकालना है, यानी आपको उनमें से प्रत्येक का एज निकालना है। तो मान लेते हैं अगर बाईचुंग की एज 1 साल है तो उनके पिताजी का क्या कहना है, और उनके पिताजी की एज क्या है कि वो 29 साल जो है बाईचुंग से बड़े हैं। तो 29 साल बड़े होना मतलब अगर ये x है 29 साल बड़े हैं, यानी 29 इसमें ऐड हो जाएगा, यही कहा जा रहा है। जैसे आपके पास 2 है, उसमें से कहा जा रहा है कि इससे 5 बड़ा है, यानी इसमें 5 ऐड हो जाएगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि 7 है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, 29 साल बड़े हैं, यानी जितना इसका एज होगा उससे उनके पिताजी 29 साल बड़े हैं। अब हम इसके और भी इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बाईचुंग के फादर की ये एज है x + 29, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि वो 29 साल बाईचुंग से बड़े हैं। और फिर क्या कहा जाता है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग, यानी कि ये तो हुई बाईचुंग के फादर की एज, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे बाईचुंग्स फादर एज विथ रिस्पेक्ट टू बाईचुंग। तो बाईचुंग के फादर की एज यहाँ पे है। अब हम बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं समय बचाने के लिए, बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज। तो देखिए ग्रैंडफादर कितने हैं, पहले तो बाईचुंग का एज लिखिए, फिर उनसे 29 साल बड़े कौन है, उनसे 29 साल बड़े हैं ये उनके पिताजी, यानी 29 साल ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से और अपने दादाजी से वो 26 साल छोटे भी हैं, तो इसमें भी 26 साल ऐड हो जाएगा, यानी दादाजी की उम्र कितनी हो गई, जितनी बाईचुंग की उम्र है, उसके बाद जितनी उनके पिताजी की उम्र है, और उनके बाद जो है जो बचा एज है 26 साल। क्यों हो जाएगा, तो देखिए बाईचुंग के पिताजी 29 साल बड़े हैं, तो उनसे 26 साल कौन, देखिए 26 ईयर यंगर है बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से 20 साल छोटा है, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति इससे 20 साल बड़ा है, तभी तो ये 20 साल इससे छोटा है। तो वही बोला जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पे यंगर लिख दिया हुआ है कि बाईचुंग फादर जो है 26 साल छोटे हैं बाईचुंग ग्रैंडफादर से। इसका मतलब क्या हुआ कि बाईचुंग के फादर इससे 26 साल बड़े हैं, यह 26 साल अपने पापा से छोटा है, मतलब इसके पिता इससे 26 साल बड़े हैं, तो इसका एज 29 हो गया, तो ग्रैंडफादर और 26 साल इससे बड़े हो गए, तो इसमें प्लस 26 आ गया। तो यहाँ पे हमें बाईचुंग का एज मिल गया, बाईचुंग के फादर का एज मिल गया, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का भी एज मिल गया। तो बोला जाता है कि जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो सम उनका 135 साल पुर जाएगा। तो देखिए बाईचुंग का एज x है, बाईचुंग के पिताजी का एज x + 29 है, और बाईचुंग के दादाजी का एज x + 29 प्लस 29 नहीं लिखते हैं, ऐसा करते हैं इसको जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x + 9 × 15 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। एक बार देख भी लेते हैं, 29 26, तो 9 1 10, 9 चौक 10 11 12 13 14 15, 2 2 4 1 5, 55 ही होगा। तो ये x + 55, यानी दादाजी की उम्र जो है x + 55 है। अब जब तीनों को जोड़ते हैं तो 135 साल होता है। तो अब यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए कितना x हो गया है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4x, फिर है 29 + 55, तो ये हो जाएगा 29 और 55, तो 9 5 10 11 12 13 14, ये 4 5 2 7 1 8, ये हो गया हमारे पास 84। ठीक है, नहीं यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो प्लस होगा ना, 29 + 55, तो 9 5 14 5 2 7 1 8, और ये कितना हो गया 135, इतना ही हो गया ये। तो ये हो गया 4x, और ये हो गया 135 -
84। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 13 में से 8 जाएगा तो 9, 10, 11, 12, 13, 5 बचेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 51। तो 4x बराबर हमारे पास हो गया 51। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 51/4। तो इसको डिवाइड कीजिए 51 को 4 से, तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे तो ये कटेगा नहीं, तो x प्लस 29 x प्लस 29 और यहाँ पे डबल x हो गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल x कैसे होगा, यहाँ पे एक x नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 55 ही तो है। तो बाईचुंग की एज x, फिर बाईचुंग की एज की फादर की एज x प्लस 29 और इसका x प्लस 55 ही तो होगा। डबल x कैसे आ गया, तो यहीं पे मिस्टेक थी। तो अब ये जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको भी इरेज कर देते हैं। x प्लस 29 x प्लस 55, तो ये हो जाएगा 3x हमारे पास। और ये कितना हुआ था, 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14, ये 4 हुआ था, 5, 2, 7, 1, 8 हुआ था। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 135। तो 3x बराबर हो जाएगा 135 माइनस 84। तो ये हमारा पिछले बार आया था 51, 5 में से 4 गया था तो 1 बचा था 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा 51/3 और 3 के टेबल में तो 51 आएगा ही। तो ये कितनी बार में आएगा, शायद 17 बार में। 3 बन जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 3, 7 जा 21। तो ये x जो है 17 साल में आया। तो x की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। जब x की वैल्यू 17 आ गई तो क्या तीनों की वैल्यू अब नहीं आ जाएगी। तो x एज किसका था, बाईचुंग का था। तो बाईचुंग का एज 17 साल है। अब बाईचुंग के पापा का माना गया था x प्लस 29। तो x प्लस 29 जोड़ दीजिए, 17 में 29 जोड़ दीजिए, तो ये 9 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 6 और 2, 1, 3, 1, 4, यानी उनका एज 46 वर्ष है। फिर आता है दादाजी का, तो ये है x प्लस 55, तो ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 55, तो ये कितना हो जाएगा 7, 5, 12, 8, 9, 10, 11, 12 और 5, 1, 6, 1, 7, तो ये हो जाएगा 72 साल। तो देखिए यहाँ पे मिला के, यहाँ पे बाईचुंग की एज हमारे पास 17 साल हो जाएगी, दूसरे की 46 साल, तीसरे की 72 साल। तो अब यहाँ आप मिला लीजिए, क्या इनके पिताजी से 29 साल बड़े नहीं है और क्या इनके दादाजी से 55 साल बड़े नहीं है। यहाँ पे मिला के देख लीजिए, आपको जो है टोटल आंसर यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। जो कहा जा रहा था आप उसका क्रॉस भी करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर। 12 नंबर है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 ईयर्स, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 साल का है अभी, तो 15 साल 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी अभी से 15 साल, अभी वो 2 साल का है, तो आपसे पूछेंगे कि वो 15 साल बाद कितने साल का होगा, तो आप सीधे बोलेंगे कि ये 17 साल का हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल का है तो 15 साल के बाद 17 साल का ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 15 जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति 3 साल का है तो 10 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, 13 साल की हो जाएगी। कैसे, तो आपने जो उसका प्रेजेंट एज है उसमें से 10 जोड़ दिया, आपने बता दिया कि वो 13 साल का है। इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया गया है कि 15 साल से अभी 15 साल के बाद, अभी से 15 साल के बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए प्रेजेंट एज x है, 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझिए। तो प्रेजेंट एज दिया हुआ नहीं है तो हमको प्रेजेंट एज निकालना है। तो मान लेते हैं इसका प्रेजेंट एज x है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। लेट द प्रेजेंट एज बी x। तो कहा क्या जा रहा है कि पहले कहा जा रहा है रवि एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज, यानी कि
और उसके प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगी। तो इस 4 गुना को लिख देते हैं। और कहा क्या जा रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी से ठीक 15 साल रवि की जो एज है वो उसके प्रेजेंट एज के 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि कहीं पे 15 साल यहाँ पे जुटेगा। रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो मान लीजिए रवि की एज अगर x साल है तो 15 साल के बाद यानी x + 15 उसकी एज जो है उसके प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज को हमने x माना है, यही हमारा इक्वेशन बन के आ गया। यही इक्वेशन है कि मान लीजिए रवि एज विल बी 4 टाइम्स इस प्रेजेंट एज, यानी 15 साल के बाद, यानी अभी जितनी उसकी एज है, जितनी उसकी एज को हमने x माना है, 15 साल के बाद जो उसका प्रेजेंट एज है यानी x उसका प्रेजेंट एज है वो 4 गुना हो जाएगा। प्रेजेंट एज के 4 गुना उसका एज हो जाएगा। तो यही हमारा इक्वेशन बन के जो है आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15 बराबर 4x और ये हो जाएगा -x। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए 4x और इसको इधर ले जाएंगे तो -x और 15 इधर ही रहा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 15। तो x बराबर हमारे पास 15/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई तो x को हमने माना है प्रेजेंट एज, यानी उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, उसकी प्रेजेंट एज 5 ईयर्स हो गई। तो आपको लिख देना है कि रवि की जो वर्तमान में आयु है वो 5 साल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम जानते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं, q ≠ 0 होता है। एक रेशनल नंबर कुछ इस प्रकार से है कि कहा जा रहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। रेशनल नंबर हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब आप उसमें से 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर को हम मान लेते हैं लेट द नंबर, यानी रेशनल नंबर बी x। फिर कहा जाता है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो x को जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2x हो जाएगा। एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट वही हुआ, जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 चीज़ें आ गई। ये प्रोडक्ट है या 5 × 2, जैसे ऐसे समझिए, जैसे 5 और 5/2 में हम एक रेशनल नंबर x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट बन के क्या आता है 5x/2 आ जाएगा। उसी में कहा जा रहा है कि आप जब 2/3 उसके प्रोडक्ट में जोड़ देंगे, यानी यही प्रोडक्ट हमारे पास आया है और हमने इसमें 2/3 को जोड़ दिया है, यही कहा जा रहा है। यू गेट -7/12, गेट का मतलब है इक्वल टू, तब आपको जो है -7/12 मिलता है। देखिए यू गेट -7/12 व्हाट इज़ द नंबर। तो इक्वेशन बन के यहाँ पे आ गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5/2x रहने देते हैं, इस पूरे वाले को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये -7/12 है ही, ये LHS 4s में जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। यही है हमारे पास 2/3। अब 3 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो 12 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इसको छोड़ देते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा और ये 3 4 जा 12 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2x और ये हो जाएगा 8 7 -15/12, इतना ही ये होगा। तो अब इसको जो है ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवीज़न में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीज़न हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में है, साइड चेंज होगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा।
फिर नीचे में 12 एक है ही, ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास -3 बाई कितना हो गया, 6 हो गया। ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1/2। यानी कौन सा वह रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है हमारा -1/2। यही वह रेशनल नंबर है जिसमें आप जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके प्रोडक्ट में 2/3 जोड़ेंगे तो आपको ओवरऑल -7/12 हो जाएगा। यही आपका आंसर है -1/2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, यानी लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है। सी हैज़ ए करेंसी नोट ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, यानी 100 रुपये के नोट की बात की जा रही है। डेनोमिनेशन यानी जैसे कि ऐसे समझिए 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, जैसे कि नोट होते हैं। यानी उसके पास 100 रुपये के भी नोट है, उसे 50 रुपये के भी नोट है और उसे 10 रुपये के भी नोट है। लेकिन हमको पता नहीं है कि 100 रुपये का नोट कितना है। 50 है तो 100 रुपये का है, 50 रुपये का है और 10 रुपये का, लेकिन ये नहीं मालूम है कि 100 रुपये का नोट कितना है। 100 रुपये का नोट हो सकता है 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, ये मालूम ही नहीं है। फिर हमको ये भी मालूम नहीं है कि 50 रुपये का नोट कितना है, ये भी मालूम नहीं है कि 10 रुपये का नोट कितना है। तो इसको रेशियो में दिया गया है, इन सब के नंबर का नोट्स रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो में पता नहीं है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले उसको x मान लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ, यही दिया हुआ है, नंबर ऑफ नोट्स कितना हो जाएगा, b x मान लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ये 100 वाले के लिए है, पहला वाला जो है वो 100 वाले के लिए है, दूसरा वाला है 50, वो कितने के रेशियो में है, वो 3x हो जाएगा। और फिर 10 रुपया वाला 5x हो जाएगा। यही रेशियो दिया हुआ है 2x 3x 5x। फिर ये लेकिन उसे पता है कि टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज 1 10 100 10,000 लाख, लेकिन सब मिला के जो है 4 लाख पुर रहा है। यानी उसके पास जो 100 रुपये का नोट है, जो 50 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, ये तो नहीं पता है कि नोट कितना है, लेकिन जब सबको सम किया जाता है तो वो 4 लाख पुर जाता है। तो कितने नोट्स उसके पास 100 रुपये के हैं, कितने नोट उसके पास 50 रुपये के हैं, कितने नोट उसके पास 10 रुपये के हैं, ये बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ दी गई है कि 100 रुपये का नोट उसके पास 2x के रेशियो में है। तो अगर ये 2x के रेशियो में है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2x मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यानी कि 2 के रेशियो में तो वो है ही। यानी इसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि पहला जो है उसे 100 रुपये का है, तो जब हम लोअर से हायर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इंटू 100 हो जाएगा। यानी 100 रुपये का नोट तो उसके पास पक्का है, वो भी 2x के रेशियो में है। तो स्मॉलर से हम लार्जर जाना चाहते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा। फिर उसके पास ये 3x कितना है मौजूद, वो 50 रुपये का नोट है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 150x हो जाएगा। और फिर 10 रुपये का नोट है उसके पास 5x, तो ये 5x मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ये रेशियो में है और स्मॉलर से लार्जर जाना है हमको, तो 10 5 जा 50x हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है उसके पास 200x का नोट हो गया, 10 का, 100 का, फिर ये 50 का, फिर ये 10 का। अब ये तीनों मिलाकर कहा जा रहा है कि 4 लाख हो रहा है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 150x और फिर ये 10 5 या 50x हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 4 लाख हो रहा है। 4 00 000 इन सबको जोड़िए तो 50 50 कितना हो जाएगा, 150 50 0 5 200, 200 प्लस 200x, तो ये कितना हो जाएगा, 400x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 00 000, यही होगा। तो x बराबर ये कितना होगा, 4 00 000 और ये हो जाएगा 4 0 0, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना बचा, 4 1 जा 4 0 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1
1 2 3, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1,000, यानी x की वैल्यू 1,000 आ गई। तो नोट हमारा किस में है, 100 रुपये का नोट किस रेशियो में है, तो 2x के रेशियो में है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x है 1,000, 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2000। दूसरा है हमारे पास 3x, ये हो जाएगा 3x की वैल्यू 1,000, ये हो जाएगा 3000। फिर यहाँ पे है 5x, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1,000, तो ये हो जाएगा 5,000, यानी उसके पास 100 रुपये के नोट 2000 हैं और 50 रुपये के नोट 3000 है और 10 रुपये के नोट उसके पास 5000 है। तो जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपके पास 4 लाख हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे पहले आपको जो है दिया हुआ है 100 रुपये का नोट उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था तो नंबर पता करना था। तो सबसे पहले रेशियो को x मानेंगे और ये 2x हमारा जब यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हमारा रेशियो दिया हुआ है और हमें पता है कि 100 रुपये का नोट है, तो हमें हायर वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा ओरिजिनल पता चला जाएगा। फिर दूसरा था हमारा 50, तो वो भी 3x के रेशियो में था, तो हमें टोटल निकालना था। तो हमें टोटल निकालने के लिए इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 150x आएगा। और तीसरा केस भी वही था। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन था सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज़ 300, यानी कोई व्यक्ति है जिसके पास 300 रुपया है, सब मिला के 300 रुपया है और उसके पास कितने कॉइन है, तो उसके पास सिक्के हैं। रुपये यहाँ पे नहीं है, सिक्के हैं। 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया है। तो ये पहला डाटा हुआ। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5, यानी 2 रुपये का जो कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन से 3 गुना है। तो यहाँ पे किसको x मानेंगे तो ये पूरा रिलेशन बन जाएगा। तो चलिए 5 रुपये के कॉइन को x मान लेते हैं। आपको यही दिमाग लगाना होता है। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना हो जाएगा, bx। फिर क्या कहा जा रहा है कि 2 रुपये का कॉइन 3 टाइम्स है, यानी तब 2 रुपये का जो कॉइन होगा 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, यानी नंबर ऑफ 5 में x है तो 3 टाइम का मतलब 3x, तो ये हो जाएगा 3x। तो देखिए एक रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया कि नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, यानी 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, और 5 रुपये कॉइन को तो हमने x माना है तो 5 का निकल गया, दूसरे कॉइन का निकल गया। तो उसके पास कितने कितने रुपए के हैं, 5 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 1 रुपये का है। तो जब हमारे पास 5 रुपये का निकल गया, 2 रुपये का निकल गया, तो 1 रुपये का कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल उसके पास 3 ही है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x + x, ये हो जाएगा कितना, 4x, यानी 5 रुपये और 2 रुपये का कॉइन 4x है। तो बाकी जो बचेगा वो 1 रुपये का ही तो कॉइन होगा। तो सब मिला के उसके पास है कितना, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो अगर जब हम 1 रुपया का निकालेंगे तो 160 में से 4x घटा देंगे, क्योंकि देखिए 3 ही तो डेनोमिनेशन है, एक 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है। तो हमारे पास 5 रुपये का निकल गया, 3 रुपये का निकल गया, तो दोनों को जोड़ के टोटल में घटा देंगे तो जो बचेगा वो 1 रुपया का ही होगा। तो 160 - 4x 1 रुपया का हो गया, 5 रुपये का x हो गया, 2 रुपये का 3x हो गया, और ये तो हमने सॉल्व करने के लिए आपको समझाया है, और 1 रुपये का हो गया 160 - 4x। अब क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, यानी कितने कॉइन मेरे पास हैं, यानी आपको बताना है कि उसके पास 1 रुपया का कॉइन कितना है, 2 रुपया का कॉइन कितना है और 3 रुपया का कॉइन कितना है। तो देखिए जब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो अब हम अपने सब कॉइन की वैल्यू निकालेंगे।
तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 रुपये का कॉइन। यहाँ पे 5 रुपये का कॉइन जब हमारे पास x दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा 5x। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं और जब भी हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा है 2 रुपये का कॉइन, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये 3x है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x। और फिर अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x ही तो आएगा, तो ये ओवरऑल हमारे पास 160 माइनस 4x आएगा। तो टोटल कहा क्या जा रहा है कि टोटल 300 कॉइन है, तो सबको 300 के बराबर कर दीजिए, यानी सबको जोड़ के 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, ये टोटल हमारे पास 300 हो गया। अब सबको सॉल्व कर देते हैं, तो 6 5 11x और ये माइनस 4x और ये हो जाएगा 300 माइनस 160, यही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 7x और 300 में से अगर 160 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे 140 हो जाएगा। तो x बराबर 140 बाय 7 हो जाएगा, तो 7 2 जा 40 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। यानी कि 5 रुपये का कॉइन को x माना गया था तो वो 20 है। 2 रुपये के कॉइन को 3x माना गया था तो वो 3 मल्टीप्लाई 20 है, यानी 60 है। 2 रुपये का कॉइन 60 मौजूद है और 1 रुपये का कॉइन है हमारा 160 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4 और x की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 80। यानी आपके पास 5 रुपये का कॉइन 20 हो गया, 2 रुपये का कॉइन 60 हो गया और 1 रुपये का कॉइन 80 हो गया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड, यानी कोई निबंध प्रतियोगिता रखी गई, जिन्होंने उसको रखवाया, उनका कहना ये हुआ कि जो कंपटीशन को जीत जाएगा उसे 100 रुपये का इनाम मिलेगा और जो कि नहीं जीत पाए, जिसने पार्टिसिपेट किया लेकिन जीत नहीं पाए, उन्हें जो है 25 रुपये का इनाम मिलेगा। और सब मिला के उन्होंने 3000 रुपये बांटे हैं। तो आपको नंबर ऑफ़ विनर्स बताना है अगर टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेट्स 63 है। तो विनर हमको पता नहीं है, तो लेट द विनर्स भी x। तो चलिए जो कि जीते हैं उन्हें हम मान लेते हैं कि वो x थे। तो अब टोटल 63 ही है, तो अगर हम 63 में से x को हटा देंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे जिन्होंने कंपटीशन नहीं जीता है। अब उनका कहना है जो जीते हैं उन्हें हम 100 रुपये का इनाम दिए हैं। तो देखिए, तो 100 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 100x हो जाएगा, और जो नहीं जीते हैं उन्हें 25 रुपये का इनाम मिले। तो इतना व्यक्ति नहीं जीता है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 63 करके देखते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 6 7, 6 5 जा 30, हाथ में 3, 6 2 जा 12, 13 14 15, ये हो जाएगा 1575, यानी 1575 और माइनस 25x, यानी कि विनर को इतना पैसा मिला और जो कि नहीं जीत पाए उन्हें 1575 माइनस 25x मिला। तो टोटल प्राइज मनी कितना दिया है उन्होंने 3000 दिया है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही तो दिया गया है। तो ये हो गया 1575 माइनस 25x और ये बराबर कितना है 3,000 है। सबको जोड़िए, अगर 100 में से 25 हटा देंगे तो 75 बचेगा, 5 5 10, हाँ ये 75x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3000 माइनस 1575। इसको सॉल्व करते हैं, 3000 माइनस 1575, तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जो है 1425 हो के आ जाएगा, यानी 75x बराबर 1425। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं।
तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 75x बराबर 1425 आया है, तो यहाँ पर हमारा 1425/75 होगा। अगर 5 के टेबल से काटे तो 55 या 75 और 1425 को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 या 10 और ये बचा 42, तो 5 8 या 40 हो जाएगा और ये 2 5 हो जाएगा, तो 5 5 या 25, ये हो जाएगा 285। अब ये 5 3 या 15 हो जाएगा और 285 सॉल्व करेंगे तो 5 5 या 25, ये हो जाएगा 3 5 5 7 या 35, ये हो जाएगा 57। अब 3 के टेबल में 57 का बार कितने बार में आएगा, तो 3 1 या 3 2 3 9 या 27, तो 19 बार में आएगा। यानी हमारे पास x की जो वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। और 19 को हमने क्या x को हमने माना था नंबर ऑफ़ विनर्स, तो नंबर ऑफ़ विनर्स भी हमें निकालना था। यानी नंबर ऑफ़ विनर्स कितने हैं इस कंपटीशन में, तो 19 है। बाकी जो बच रहे हैं वो नन विनर्स है, यानी उनके बारे में तो पूछा जा नहीं रहा है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सबों का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है समाप्त होता है।